गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हम जो चौथा उप विषय है अर्थशास्त्र वो पढ़ रहे हैं और उसके हमने 2 चैप्टर पिछली वीडियोज में कवर कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और साख। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मुद्रा क्या होता है। मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा के बारे में कहा गया है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसका एक मूल्य होता है, जिसका एक मान होता है, जिसकी एक वैल्यू होती है और उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, जिसका मान होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको मुद्रा के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द दे रखा है साख। तो साख का मतलब होता है यहाँ पर ऋण, जो आपसी सहयोग सहमति के माध्यम से दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं हम? आपसी सहमति को या ऋण कहते हैं। आपसी सहमति या उसको क्या कहते हैं? हम ऋण कहते हैं। तो हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, आप जानते हैं कि मुद्रा हमारा आधुनिक रूप है। आधुनिक समय में मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर एक इतिहास उठाकर देखें मुद्रा का, तो इसका इतिहास भी काफी पुराना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तु विनिमय की। देखिए, जब मनुष्य आदि मानव के बाद से अन्य विकास के पथ पर चल रहा था, उसको ज्ञान हो चुका था, वो विकास की ओर बढ़ रहा था, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को वो उत्पन्न कर रहा था। तो धीरे धीरे जब मनुष्य विकास के पथ पर बढ़ रहा था, तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब आवश्यकताएं बढ़ना प्रारंभ हो गई तो उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कुछ वस्तुओं की आपस में कमी हो रही है। यानी कि उसको देखने को मिला कि जितने भी लोग उपस्थित थे उस समय, उसकी बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये देखने को मिलता था आपस में कि एक वस्तु किसी के पास होती थी तो दूसरी वस्तु किसी दूसरे के पास होती थी। एक वस्तु की कमी जिसके पास होती थी तो उस वस्तु की अधिकता किसी दूसरे व्यक्ति के पास होती थी। तो मनुष्य ने आपसी सहमति से, 2 पक्षों के माध्यम से, आपसी सहमति से, आपसी सामंजस्य से उन वस्तुओं का आदान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया जिनकी उनको आवश्यकता होती थी। तो जब वस्तुओं का आदान प्रदान 2 पक्षों के बीच में किया जाने लगा तो उसे क्या कहा गया? वस्तु विनिमय कहा गया। या ये कह सकते हैं कि 2 पक्षों के बीच में आपसी सहमति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाना कहलाता है वस्तु विनिमय। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, 2 किसान हैं, एक के पास गेहूं कम है, उसके पास चावल अधिक है। दूसरा किसान है, उसके पास चावल कम है, गेहूं अधिक है। तो इन दोनों किसानों ने आपस में ऐसा सहयोग बनाया, आपस में सहयोग के माध्यम से जिसके पास चावल की कमी थी तो उसको चावल दे दिया, लेकिन जिसके पास गेहूं की कमी थी तो उसने उससे ले लिया। यानी 2 पक्षों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाने लगा। इसको कहा गया हमारा वस्तु विनिमय। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वस्तु विनिमय जो प्रणाली है। अब प्राचीन समय में स्थापित हो गई थी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण या लाभ की हम बात अब करेंगे। तो आप जानते हैं प्राचीन समय में जब मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा के बारे में पता नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही मौजूद थी। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दोनों पक्ष या जो लोग जिनको आवश्यकता होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली ही करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहला इसका लाभ है विकेंद्रीकरण प्रणाली। विकेंद्रीकरण प्रणाली, तो आप जानते हैं वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसका स्तर निम्न है, और उसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। तो इस प्रणाली के माध्यम से आप जानते हैं कि वस्तु का आदान प्रदान तो किया जाता था। तो आप जानते हैं कि लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नष्ट होने का भी भय रहता था, नाश होने का भी भय रहता था। मान लीजिए मेरे पास अगर गेहूं अधिक है तो मुझे भय रहता था कि गेहूं कहीं खराब ना हो जाए। तो लोगों के मन में हमेशा वस्तुओं के नाश होने का भय रहता था। तो इसलिए वो उसका उनका क्या कहते हैं, इकट्ठा नहीं करते थे, एकत्र नहीं करते थे, उनका केंद्रीकरण नहीं करते थे। उनको केंद्र मान करके, उनको बहुत अधिक मान करके उनको इकट्ठा नहीं करते थे। जिस प्रकार से धन को केंद्र माना जाता है, धन को केंद्र मान करके आज क्या करते हैं? धन को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो ये विकेंद्रीकरण प्रणाली थी, यानी इसको केंद्र नहीं, इसको
इसमें वस्तु को केंद्र मान करके नहीं इस्तेमाल किया जाता। दूसरा इसका है, दूसरे गुण की हम बात करते हैं, आपसी आवश्यकता की पूर्ति। आपसी आवश्यकता की पूर्ति। तो जैसे आप पहले जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय दो आवश्यकता वाले व्यक्तियों के बीच में की जाती थी वस्तु विनिमय। तो सिंपल सी बात है, इसमें दो व्यक्तियों की आपस की जो आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, वो पूर्ति आसानी से हो जाती है आपसी सहयोग के माध्यम से। ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण हो जाता है। इसी प्रकार हम नंबर 3 बात करेंगे, सरल प्रणाली। यह क्या है? एक सरल प्रणाली है। किस प्रकार से? देखिए, यह बहुत ही सरल प्रणाली है, क्योंकि आप जानते हैं मुद्रा, अगर विनिमय की बात करते हैं, मुद्रा के स्थानांतरण की बात करते हैं, तो एक अनपढ़ व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से गिन नहीं पाता, काउंट नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली है वो सरल प्रणाली है। इसमें मुद्रा गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल क्या करना है, वस्तु को देना है, वस्तु को लेना है। तो ये बहुत ही सरल प्रणाली हो जाती है। अगर इसको अगर हम अपनाना चाहें तो बहुत सरल बन जाती है। इसका अगला जो गुण आता है, लाभ आता है, इसका है नंबर 4 में हम बात कर सकते हैं दोनों पक्षों को लाभ। यानी इस प्रणाली में दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों पक्षों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, दोनों पक्षों को लाभ होता है। यहाँ पर हेडिंग पॉइंट बना देंगे, दोनों पक्षों को लाभ। यानी इस प्रणाली के माध्यम से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो आवश्यकताएं वो भिन्न भिन्न होती हैं और बहुत ही जरूरत वाली होती हैं, बहुत ही मतलब आवश्यकताएं होती हैं आवश्यक वाली। तो इससे हम दोनों पक्षों को लाभ आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से इसका एक लाभ अलग और लाभ हो सकता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता। नंबर 5 में ले सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक। किस प्रकार से? आप जानते हैं कि विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं, विभिन्न देशों की मुद्राएं और उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो इस प्रकार जब हम वस्तु को मुद्राओं के माध्यम से विनिमय करते हैं तो उसमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उन सब का एक तरह से पूरा हिसाब किताब रख पाना, मुद्रा का हिसाब किताब रख पाना बड़ा दुर्लभ होता है। उसमें आदान प्रदान करने में समस्या भी आती है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यक होगी? मान लीजिए किसी देश को किसी वस्तु की आवश्यकता है और किसी दूसरे देश को किसी और वस्तु की आवश्यकता है, तो इसको आसानी से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका ये लाभ बन जाता है। अगला इसमें पॉइंट आता है, नंबर 6 बात करते हैं मांग व पूर्ति का संतुलन। मांग व पूर्ति संतुलन। तो इस प्रणाली के माध्यम से मांग व पूर्ति में संतुलन किस प्रकार से होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं, या तो केवल अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, या इतना करते हैं कि जिससे किसी उस वस्तु के बदले अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु ले सके। तो इससे जो मांग है और पूर्ति है आपस में वो बैलेंस रहती है। इस प्रकार से ये हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे इसके कुछ गुण थे, कुछ लाभ थे। अब हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ दोषों के, कि इस प्रणाली के कुछ दोष भी रहे हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो वस्तु विनिमय के दोष, यहाँ हम हेडिंग बना देंगे वस्तु विनिमय के दोष, यानी कुछ कमियां भी हैं इस प्रणाली की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका दोष रहेगा, बात करेंगे विभाजन की समस्या। यानी कि अगर मान लें हम वस्तु विनिमय प्रणाली से वस्तु का अगर आदान प्रदान करते हैं, तो हम ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। मान लीजिए हम कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहें तो उनका हम विभाजन भी नहीं कर सकते। हम गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं को हमने कुछ किलो में डिवाइड कर दिया, और चावल की हमने बात कर ली, कुछ किलो उसके वजन में डिवाइड करके हमने उसको आपस में आदान प्रदान कर लिया। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम विभाजन भी नहीं कर सकते, और हम इस प्रकार से, जैसे हमारे टीवी की बात कर लें, फ्रिज की बात कर लें, हम इनका विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इनके बदले में जो उत्पादक है, जो मालिक है, उसको उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए अगर हमें कार के बदले गेहूं खरीदना होगा, केवल आवश्यकता के लिए ही गेहूं खरीदना होगा, तो चावल गेहूं कम आएगा, हमें कम लेना होगा, तो लेकिन हमें कार पूरा दे देना पड़ेगा, लेकिन उसको विभाजन करके हम नहीं दे सकते हैं। इनको कार को कुछ हिस्सा काट करके नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारी समस्या इसकी बन जाती है। नंबर 2 है इसका, नंबर 2 की समस्या रहेगी दोनों पक्षों का संयोग, दो पक्षों के समान होने का अभाव।
इसको दोनों पक्षों के समान होने का अभाव। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव। वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव किस प्रकार से इस प्रणाली के दोष इस प्रकार से होता है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ वस्तु अधिक है और कोई वस्तु कम है, तो उसको उस विकल्प को चुनना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उसकी आवश्यकता की वस्तु उसको दे सके। तो इस प्रकार उसको चारों तरफ ढूंढना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ये गलत साबित हो जाती है, इसका दोष बन जाता है। मान लीजिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये, दोनों के पास ही गेहूं अधिक है और दोनों के पास चावल की कमी है, और आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है भी नहीं कि उनकी आवश्यकता की जो चावल की कमी है वो पूरी हो सके। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं होती है। ठीक है। आगे है नंबर 3, हम बात करेंगे नंबर 3, इसका दोष है हस्तांतरण की समस्या। हस्तांतरण की समस्या, राइटिंग की मत जाना है भाई, जल्दी जल्दी समझना है। तो हस्तांतरण की समस्या, आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर बदले में देना भी चाहें तो उनको हम दे नहीं सकते हैं। अगर हम वस्तु विनिमय उसमें करना चाहें तो हम उसको दे नहीं सकते हैं, और मुद्रा का प्रचलन है नहीं। तो इस प्रकार से हस्तांतरण की समस्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको भवन देना चाहे, कि वहाँ का व्यक्ति भवन ले जाना चाहे, या 2-4 किलोमीटर के क्षेत्र का व्यक्ति आपके घर के बदले में आपको कुछ दे और आपका घर ले जाना चाहे, तो घर को वो उठा करके नहीं ले जा सकता है, यानी उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हस्तांतरण की समस्या इस प्रणाली का एक दोष बन जाता है। अगला इसका दोष होता है वस्तु संचय में असुविधा। नंबर 4 में हम बात करेंगे मूल्य संचय में असुविधा। मूल्य संचय या वस्तु संचय की बात कर लीजिए। मूल्य संचय में असुविधा किस प्रकार से, आप जानते हैं कि वस्तु विनिमय में जो वस्तुएं हम आदान प्रदान करते हैं उनमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नाशवान होती हैं, वो जल्दी से या शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उनका मूल्य भी गिर जाता है। और मान लीजिए आपने उस वस्तु को स्टोर कर लिया है और जो लेने वाला उपभोक्ता है, जो बदले में आप देना चाहते थे, उसने उससे मना कर दिया, कभी कभी वो उससे मुकर जाता है, तो वो वस्तु आपके पास निश्चित नहीं रहती, उसका नुकसान होने का आपको डर रहता है, और उसका मूल्य जो है वो संचित नहीं रहता, मूल्य उसका कम हो जाता है, वो नाश हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्य संचय में असुविधा। नंबर 5 इसका दोष है सेवाओं। नंबर 5 में है सेवाओं के विनिमय में असुविधा। सेवाओं के विनिमय में सुविधा। तो इस प्रणाली में आप जानते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो हम इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डॉक्टर की हम बात कर सकते हैं, वकील की हम बात कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन की हम बात कर सकते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, तो इनके बदले हम उनको क्या दे सकते हैं। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं सेवाओं का भी जो हमारा विनिमय है वो इस प्रकार की प्रणाली से आसानी से नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा आएगा मुद्रा। मुद्रा के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित अगला टॉपिक है मुद्रा का आधुनिक रूप। मुद्रा का आधुनिक रूप। तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो मुद्रा का इतिहास है काफ़ी प्राचीन है, और प्राचीन समय में मुद्रा की जो मान की हम बात कर सकते हैं, उसको में हम विभिन्न वस्तु और अनाजों, पशुओं को और अनाजों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे कि उनकी एक वैल्यू मान ली जाती थी, पशु की एक वैल्यू मान ली जाती थी, और अनाज की उसकी एक वैल्यू मान ली जाती थी, और उसके बदले में हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को लिया करते थे। ठीक है, तो ये हमारे मुद्रा का प्राचीन थोड़ा रूप रहा था, इतिहास रहा था। लेकिन आधुनिक समय में आप देखते हैं मुद्रा में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सिक्कों और नोटों को इस्तेमाल करते हैं, जो कागजी मुद्रा कहते हैं, उसको कागजी नोट हम कहते हैं। धीरे धीरे समय पश्चात होने के बाद में हम सबसे पहले चांदी, सोने, तांबे आदि के सिक्के बनने प्रारंभ हो गए, और आधुनिक समय में ये सिक्के जो बहुमूल्य धातु है उनके सिक्के आधुनिक समय में नहीं बनाए जाते हैं। आधुनिक समय में अन्य और धातुओं के सिक्के, जो कम मूल्यवान धातु हैं, उनके सिक्के बनाए जाते हैं।
तो हमने बात की प्राचीन समय में जो मुद्रा का रूप था वो परिवर्तित था, उसमें हम विभिन्न प्रकार के पशुओं और अनाज के बारे में हम अनाज के माध्यम से मुद्रा को समझते थे, मुद्रा का हम यूज करते थे। अब हम बात करेंगे मुद्रा की विशेषताएं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मुद्रा का आधुनिक इतिहास के रूप में हमने पढ़ लिया मुद्रा की विशेषताएं। तो आप जानते हैं मुद्रा की जो विशेषताओं में आप जानते हैं मुद्रा को हम धन के रूप में स्वीकार करते हैं और जिसमें हम विभिन्न प्रकार के सिक्कों और कागजों को हम इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम बात करते हैं नंबर 2 में मुद्रा। आप जानते हैं मुद्रा का जो क्रियान्वयन है, मुद्रा का जो प्रयोग है, मुद्रा का जो चलाया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। दूसरी बात और बात कर लेते हैं जो मुद्रा है उसको छापने का जो काम है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ही इस मुद्रा को छापने का काम करता है, जारी करने का काम करता है। अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के पास इस प्रकार का अधिकार नहीं होता है। अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो उनको कानूनी या दंडनीय अपराध दिया जाता है, दंडनीय सजा दंड दिया जाता है उनको। उनका जो एक कृत्य है दंडनीय अपराध माना जाता है। मुद्रा की अगली विशेषता यह है कि मुद्रा को आप संचित कर सकते हैं, धन को हम संचित कर सकते हैं। धन को संचित करने के लिए हम बैंकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, धन संचय की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आएगा धन संचय। तो धन संचय का मतलब आप धन को एकत्रित करने से है। जो आपके पास आवश्यकता से अधिक धन होता है या ऐसा धन जिसको आप समय समय पर उपयोग करना चाहते हैं तो उस धन को हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम एकत्रित कर लेते हैं, उनको संचित कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम धन संचय कहते हैं। और आधुनिक समय में धन संचय हम बैंक के माध्यम से करते हैं। बैंकों में क्या होता है, बैंक एक प्रकार की संस्था होती है जिसमें हम अपना खाता खुलवाते हैं, अपने कुछ कागजी कानूनों का कुछ कागजों के माध्यम से, कुछ अपने आईडी प्रूफ के माध्यम से हम खाते खुलवाते हैं, उसमें धन संचय हम करते हैं। और बैंक क्या करता है, हमारे धन को एकत्रित करता है और उसी धन से वो क्या करता है, ऋण की व्यवस्था लागू करता है। हम बैंक को ऋण देते हैं, एक तरह से हम बैंक को ऋण देते हैं, बैंक उस पर हमें ब्याज देता है और बैंक उसी जो हमने धन जमा किया, धन संचय किया होता है, उसी धन को किसी अन्य जरूरतमंद आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे करके उनसे अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त कर लेता है। हमें दिया गया ब्याज और उनसे लिए गए जो ऋण हैं उनके बीच में जो पैसा बचता है उस पैसे से ही बैंक अपनी सारी व्यवस्थाएं चलाता है, सारे कर्मचारियों को अपना वेतन वगैरह उसी से वो देता है। बैंक हमारे जो धन है, हमारी जो मुद्रा है उसको जमा के रूप में रखता है। हम जो बैंक में पूंजी जमा करते हैं, मुद्रा जमा करते हैं, उसको बैंक जमा या मांग जमा उसको कहा जाता है। बैंक हमारी राशि को स्वीकार कर उस अतिरिक्त हमें ब्याज देता है। तो बैंक के द्वारा जो ऋण की व्यवस्था है उसको एक बार हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी बैंक जो ऋण देता है उसकी हम व्यवस्था समझेंगे। बैंक के ऋण की व्यवस्था, बैंक के ऋण की व्यवस्था किस प्रकार से होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति दर है, ये बैंक है, बीच में ये जमा करता है, जिसके पास अतिरिक्त धन है वो जमा करेगा और जिसके पास अधिक धन की कमी है वो ऋण लेता है, उसको कहते हैं ऋण लेने वाला। ठीक है, मान लीजिए अब कैसे करते हैं इसको इस प्रकार से समझेंगे। होता कैसे है, जो जमा करता है, एक बार समझिए, जमा जो करता है वो बैंक में क्या करता है, अतिरिक्त धन को निक्षेप करता है यानी जमा करता है और जमा करने के बाद उस धन में से कुछ धन को अपने धन के साथ उस धन को अपने ब्याज के साथ पाता है, यानी ब्याज के साथ मूलधन पाता है। ठीक है, यानी जो राशि उसने जमा की उसको भी प्राप्त करता है, लेकिन उस पर बैंकों के माध्यम से जो ब्याज दिया जाता है उसको एक साथ वो हमारा पा लेता है। अब इधर क्या होता है, देखिए बैंक ऋणदार को क्या करता है, कर्ज देता है। ऋण लेने वाला यानी इसको कर्जदार कहते हैं। कर्जदार क्या करता है, बैंक से ऋण लेता है और अतिरिक्त ब्याज के साथ बैंक में ऋण जमा करता है, यानी अधिक ब्याज के साथ जमा करता है। ठीक है, तो इस अतिरिक्त ब्याज के साथ जमा किया गया धन है और आपको देने वाला धन है, उसका जो अंतर आता है उसी धन से विभिन्न प्रकार की सेवाएं
विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं वो व्यवस्थाएं अपनी करता रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साख के बारे में। वीडियो को देखते रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो बताया ज़रूर करें। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, आप लोग बिल्कुल कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो आप जवाब दीजिएगा, कुछ तो आप कहा करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। ये सब आपको ज़रूर बताना चाहिए, जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।